गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाग 1 भारतीय संविधान का कार्यात्मक रूप के द्वितीय सत्र के पाठ 5 विधायिका के विषय में जानेंगे। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को मैं आप सबके समक्ष संक्षिप्त एवं सरल रूप से रखने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि जिन बच्चों को किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, उनके पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है समय पर, तो वो उसका लाभ अपनी सुविधानुसार उठा सके। तो आज का चैप्टर का नाम है हमारा विधायिका। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र में विधायिका को संसद का नाम दिया गया है। संसद के प्रथम सदन को, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, को लोकसभा तथा द्वितीय सदन, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। इनमें 238 सदस्य निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब कि चुना जाता है। राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है। और जो ये 238 सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के जो सदस्य चुने हुए होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से बाकी सदस्यों का चुनाव करते हैं पूरे देश की राज्यसभाओं से। मनोनीत किए जाने वाले सदस्य जो राष्ट्रपति करते हैं, वो किस तरह से चुनते हैं, किस आधार पर चुनते हैं? ये सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा या विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने कोई विशेष कार्य किया हो, तो उन सबको राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका के गुण। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? जो हमारी जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उसको 2 सदनों में बांटा गया है। तो द्विसदनात्मक विधायिका के गुण क्या हैं? विधि निर्माण प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों को दूर करना। जब संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों मिलकर ये देखते हैं कि जो राज्यसभा, जो कार्यपालिका ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, तो वो सब मिलकर उसकी त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा सदन क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध अथवा बुद्धिजीवियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो देश में किसी विशेष क्षेत्र में उसने कोई विशेष कार्य किया है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी देश में कोई अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास विशिष्टता प्राप्त है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, ठीक है, या साहित्य के क्षेत्र में हो। अब इसकी क्यों हमने विधायिका का निर्माण किया है, संसद क्यों है हमारा डबल द्विसदनात्मक? क्योंकि पहले सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है। ठीक है, अगर लोकसभा ही, अकेली लोकसभा ही हो, तो उस पर निरंकुश कौन लगा सकता है? जब दोनों सदन होंगे। तो पहले सदन के काम के बोझ को भी हल्का करते हैं। अगर सारा काम कार्यपालिका करेगी तो उसके कार्य को भी हल्का कर दिया जाता है, क्योंकि वही नियम बनाए, वही लागू करे, तो वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके काम को हल्का करने के लिए भी ये हमारा द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, और संघात्मक राज्यों के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि विधायिका के प्रमुख कार्य होते क्या है, मतलब कि संसद के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। संसद के प्रमुख कार्य होते हैं कानून निर्माण करना, कानूनों को बनाना, बजट पर नियंत्रण। जो सरकार बजट पेश करती है संसद में, उस पर नियंत्रण संसद ही करती है। संसद के दोनों सदन उस पर नियंत्रण करते हैं कि बजट जो है उसका दुरुपयोग ना करे सरकार। कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य भी ये संसद करती है कि कार्यपालिका सही निर्णय ले रही है, जनता के हित में फैसले ले रही है, या गलत फैसले लिए जा रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें संसद की आवश्यकता होती है। उसके बाद होता है निर्वाचन संबंधी कार्य। किस मंत्री को किस विभाग का कार्यभार सौंपा जाएगा, इस सब का फैसला भी संसद में किया जाता है कि निर्वाचन जो है वो सही तरीके से कार्यान्वित हो। संविधान में संशोधन। अब संविधान में संशोधन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
उसमें अगर हम सारा का सारा कार्यपालिका पर ही उसकी का भार डाल देंगे तो उसके संशोधन में कोई गलती भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उस गलती को सुधारने के लिए संविधान में अगर कोई संशोधन होता है तो लोग संसद के दोनों सदन के मेंबर जो हैं उसको पास करते हैं, तभी वो पास हो सकता है संशोधन, ठीक है। उसके बाद है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। ये हम जानते हैं कि संसद का काम ही ये है कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना, जिससे कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है संसद? बहस और चर्चा। संसद में हर विषय पर, जो भी विषय देश से संबंधित होते हैं उन सब पर बहस और चर्चा होती है दोनों सदनों के बीच, लोकसभा और राज्यसभा। जब वो बहस और चर्चा एक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, जब तक उस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाता और कार्यपालिका उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। कानूनों की स्वीकृति व अस्वीकृति। जो भी कानून उसने लागू किए हैं तो उन कानूनों को स्वीकृत करना, मानना या ना मानना भी संसद का काम है, क्योंकि हो सकता है वो कानून जनता के हित में ना हो, तो ये काम भी संसद में है। तो इसीलिए संसद की विशेषता है, ये संसद हमारे लिए अनिवार्य है। लोकतंत्र की ये विशेषता है कि लोकतंत्र को कंट्रोल में करना, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। उसके बाद है वित्तीय नियंत्रण। वित्त पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें संसद की आवश्यकता होती है, हमें दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। जो वित्त है देश का, उस पर सही तरीके से सरकार इस्तेमाल करे, उसका सही जगह इस्तेमाल करे, उसका दुरुपयोग ना हो। अविश्वास प्रस्ताव करना। अगर किसी विषय पर दोनों सदन सहमत नहीं होते तो उस पर वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं और वो जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो वापस ले लिया जाता है कार्यपालिका द्वारा। तो इस तरह से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कर पाती है। उसके बाद है लोकसभा के सदस्य का प्रत्याशी बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य बनना है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, वरना नहीं। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। वह भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो। एक शर्त यह है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो वो अगर उसी वक्त किसी सरकारी पद पर या किसी लाभ के पद पर आसीन है तो उसे पहले उस पद से इस्तीफा देना होता है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक ही लाभ का पद वे प्राप्त हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे विधायिका चैप्टर के मुख्य संकेत बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के जरिए, जिन विशेष तत्वों के आधार पर आप चैप्टर के विषय में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।